FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के पहले महीने का आखिरी यानी कि 31वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं, जिसमें अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुताल्लिक़ मालूमात, वहाँ होने वाली पेशरफ़्त से भी हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीन जो एक हमनसीब मुआशरे की तश्कील के लिए कोशां हमें नज़र आता है, वहीं पर उसकी तरफ से आलमी अमन और खुशहाली और सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और हमने ये भी देखा कि चीन के सदर ने जहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया, वहीं पे उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी पेश किया। तो इसका मकसद यही है कि जहाँ सलामती होगी, जहाँ पे अमन होगा, वहाँ पे खुशहाली भी परवान चढ़ेगी। ये लाज़िम व मलज़ूम है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं, कोई भी बड़ा फ़ोरम होता है, बैनुल-अक़वामी फ़ोरम, और उसमें अगर 2-3 मग़रबी ताकतें और वो ख़ित्ते में अपने कुछ हामियों के साथ मिल के जब भी सर जोड़ के बैठते हैं, तो उनकी तरफ से और तो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो उनका फ़ोकस और या उनका जो मतमा नज़र होता है, वो यही होता है कि किस तरह से चीन के बढ़ते हुए सो कॉल्ड असर व रसूख को रोका जा सके। अभी हाल ही में सैफ़रीकी इंडो पैसिफ़िक डायलॉग्स का इनेकाद हुआ, जिसमें कि अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया जो हैं, उन्होंने इसमें अब जो भी उनकी गुफ्तगू रही, लेकिन उसमें एक बात पे उन्होंने बड़ा एक दफ़ा फिर ताइवान के मामले को और आबनाए ताइवान के इशू को उन्होंने खामखा से उस पे प्रोपोगेट करते हुए कुछ बयानात ऐसे दिए, उस एलामिया में ऐसी बातें की गई, और साथ ही साथ जो बहिरा जनूबी चीन है, उससे मुताल्लिक़ कुछ हर्ज़ा सराई उनकी तरफ से देखने को मिली। चीन ने इस पे अपना रिएक्शन भी दिया है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा-सा ये भी आज जानना है कि जो चीन की एशिया पैसिफ़िक पॉलिसी है, ये वो किस हद तक कारआमद है और किस हवाले से, किस नौइयत से वो बेहतर है अमेरिका की इंडो पैसिफ़िक या एशिया पैसिफ़िक पॉलिसी से के मुकाबले में। इस सब पे बात करने के लिए और इस सारे इशू को समझने के लिए हमने ज़हमत दी है। चीन के उमूर के माहिर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, ये क्या हो रहा है? इंडो पैसिफिक ट्राइलैटरल डायलॉग होता है और उसमें बात फिर वही आ जाती है कि चीन जो है उसकी हमने पेशकदमी को जो है वो रोकना है, हालांकि वो पेशकदमी तो अमन और सलामती और खुशहाली की है। जी, सबसे पहले तो मैं बार बार आजकल अपने सारे इंटरव्यूज में और प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि हमें ये बात मद्देनजर रखने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे अमेरिकन सदर की और अमेरिका की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। पैलेस्टाइन का इशू देख लें, कश्मीर का इशू देख लें और मिडिल ईस्ट के इशूज देख लें, तो इस वक्त अमेरिका को इन सारे इश्यूज से कोई एक डाइवर्जन की ज़रूरत है और कोई एक नए महाज खोलने के लिए वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन ईयर चल रहा है। अमेरिका के बारे में एक मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक के इलाके में और एशिया पैसिफिक और ये इन इलाकों में बड़ा इंटरेस्ट है। ख़ास तौर पे साउथ कोरिया में अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है। हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा कि उन्होंने वहाँ का दौरा किया और साउथ कोरिया जो है वो एक तरह का अमेरिका का प्रॉक्सी भी बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उसको अमेरिका यूज करता है। इसी तरह जापान के साथ अमेरिका का बहुत ट्रेड है। तो ये जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया, ये लोग आपस में इनका ट्रेड भी बड़ा मजबूत है और अमेरिका के यहाँ पे अड्डे भी हैं साउथ कोरिया के अंदर, और साउथ कोरिया को वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और बेसिकली साउथ कोरिया के अंदर जो अमेरिकन प्रेजेंस है या जापान के अंदर जो अमेरिकन प्रेजेंस है वो शुरू से ही चाइना के ऊपर चेक रखने के लिए है और चाइना को अपनी तरफ से वो कंटेन करना चाहते हैं। तो ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है, मेरे लिए ये कोई
अलार्मिंग चीज नहीं है। मैं इसको समझता हूं कि ये अमेरिका की तरफ से एक और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, और जो बाइडेन साहब जो हैं वो इस वक्त उनको अमेरिका के अंदर लोकल पब्लिक की हमायत भी बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रही है। इस हद से आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका के लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि शायद ट्रम्प दोबारा इलेक्शन जीत जाए। इस हद तक इस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो डाउन है। तो इस किस्म के बयानात जो आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो और ज्यादा बयानात आएंगे, और हो सकता है इससे ज्यादा चीन के खिलाफ वो सख्त बयानात दें। वो जिस तरह हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पंचिंग बैग की, कि आपको अगर गुस्सा निकालने के लिए कोई और ना मिले तो आप वो जो बॉक्सिंग वाला बैग होता है उसके ऊपर जोर जोर के मुक्के मार के अपना गुस्सा निकालें। तो चीन के बारे में ये मैं बताता चलूं कि चीन को जितना मर्जी अमेरिका गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, चीन की क़यादत और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस बात को समझते हैं कि ये इश्तियाल दिलाने की और गुस्सा दिलाने की मुख्तलिफ मुल्कों को जो आदत है वो अमेरिका की नई आदत नहीं है, वो पहले से है। लेकिन इसका हमें डर यह है कि कुछ ऐसे मुल्कों के हुक्मरान अपनी बेवकूफ़ी के अंदर कुछ ऐसे इकदाम न कर लें जो कि रीजन के लिए अनस्टेबिलिटी हो। जिस तरह ताइवान के अंदर जो नई हुकूमत आई है उसके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो बहुत इमैच्योर एक्ट कर रहे हैं, और डर इसी बात का रहता है कि जिस तरह यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की साहब जो पहले एक एक्टर होते थे कॉमेडी मूवीज के अंदर, तो वो अभी अमेरिका के इस बहकाने में या वेस्टर्न मीडिया के वो कहते हैं ना पंप करने में आ गए, और उन्होंने एक अननेसेसरी किस्म की वॉर शुरू कर ली रशिया के साथ, और वो वॉर को भुगत रहे हैं। इसी तरह डर सिर्फ इस बात का है कि ये जो एक रीजन बहुत पुरअमन रीजन है, साउथ कोरिया भी हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, ये इलाका बहुत, एक फिलीपींस हो गया, ये इलाका बड़ा पुरअमन तरीके से चल रहा है। तो अमेरिका की तरफ से इस किस्म के बयानात और इनको इकट्ठा करके इस किस्म के जो इल्जामात हैं वो कहीं सिचुएशन को ख़राब ना करें। यहाँ पे मैं आपको चीन के बारे में एक ये बात बताऊं कि चीन की पॉलिसी ना सिर्फ इंडो पैसिफिक के बारे में बल्कि पूरी दुनिया के बारे में बड़ी क्लियर है कि चीन किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करता और ना ही किसी मुल्क की अपने टेरिटरी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर मुदाखलत को कबूल करता है और ना ही करेगा। जो कि बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क जिन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुर्बानी दी हो, तो उसको हक पहुंचता है कि वो अपनी पॉलिसीज अपने मुताबिक बनाए। चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका भी उसकी, अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी हैं वो भी उसकी उसी तरह रिस्पेक्ट करे। हांगकांग आपको पता है एक माहदे के तहत पहले ब्रिटिशर्स के पास था, वो माहदा जब एक्सपायर हुआ तो वो चीन के पास चला गया। चीन ने कोई हांगकांग को जाकर फतह तो नहीं किया था ना। इसी तरह अगर आप ताइवान की हिस्ट्री उठा के देखें तो ताइवान भी चीन का हिस्सा था भी और है भी। और इसी तरह बाकी जो साउथ चाइना सी की अगर आप बात करें, अब साउथ चाइना सी के ऊपर एक अननेसेसरी किस्म की डिबेट कुछ ममालिक ने शुरू की उस रीजन के अंदर, और चीन ने आलमी अदालत तक जाके अपने बात को प्रूव करने की कोशिश की और उनको बताया कि भाई ये हमारा समंदर है, हमारे साथ लगता है। मतलब ये तो इसी तरह है कि आपका एक घर हो और उसके अंदर कोई आपको कहे कि ये जी ये घर पूरा आपका, ये कमरा आपका नहीं है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आलमी अदालत के अंदर भी आपको पता है कि किन ममालिक का रसूख ज्यादा है, और तो चीन की बात उन लोगों ने नहीं सुनी। तो अब अगर आप किसी के घर में जाएंगे और उसको पूरा हक है कि वो आपको अपने घर से बाहर निकाले और कहे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये इस घर के अंदर पूरा घर मेरा और एक कमरा जो है या घर का लॉन जो है आप कह दें कि जी ये किसी और का। तो साउथ चाइना सी में खुद जाने का इत्तेफाक हुआ पिछले साल। उधर मैं साउथ चाइना सी के जो साथ जो साहिल है, उनका जो साहिली शहर है सानिया के नाम उसका नाम है, उधर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। वो एक बहुत बड़ा
ریزورٹ بنا ہوا ہے جو چین کا ادھر صوبہ لگتا ہے، ہنین پروونس اس کو کہتے ہیں. تو یہ وہ جو پروونس ہے یہ ایک آئلینڈ پروونس ہے. وہاں جانے کے لیے یا تو کشتی پہ جانا پڑتا ہے یا جہاز سے جاتے ہیں، کیونکہ وہ زمینی رستے سے وہ نہیں ہے. تو اگر آپ ہنین کے لوگوں سے جا کے ملیں تو وہ آپ کو تقریباً جو ادھر ان کے پاس ریٹن ہسٹری پڑی ہوئی ہے وہ ہزاروں سال کی پڑی ہوئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے وہ علاقہ چین کا حصہ رہا. اور مجھے ادھر خود جانے کا اتفاق ہوا تو میں ادھر کے میوزیم میں گیا، اور جا کے جب ادھر میری لوکل لوگوں سے بات چیت ہوئی تو وہ لوگ بڑے خوش رہ رہے ہیں. اور یہ ایک چین کے امیر ترین علاقوں میں سے سمجھا جاتا ہے. اور وہاں کا جو یہ ثانیہ جو ایک بیچ ریزورٹ ہے وہ دنیا کے ایک امیر ترین جس کو کہتے ہیں ایک بیچ ریزورٹ ہے، اور بہت ریونیو کلیکشن ادھر سے ہوتی ہے. اور یہاں کے جو ہنین پروونس کے اور ثانیہ کے جو ساؤتھ چائنا سی پہ یہ جو ریزورٹ ہے وہاں کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تو ایون چین کے بڑے بڑے شہروں سے بھی زیادہ ہے. تو چین وہ لوگ چین سے بہت خوش ہیں، چین سے محبت کرتے ہیں، اور وہ چینی لوگ ہیں. وہاں پہ کوئی آپ کو کسی اور رنگ و نسل کے لوگ نظر نہیں آتے. تو یہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر بھی کچھ ویسٹرن کنٹریز نے کے کہنے پہ فلپین نے ایک مقدمہ دائر کیا، اور جو کہ بعد میں یہ بات پروو ہوتی گئی کہ کس طرح ہسٹوریکلی وہ علاقہ چین کا تھا، چین کا ہے اور چین کا ہی رہے گا. تو یہ والا جو بیان ہے میں اس کو صرف اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اٹ از جسٹ ایک پولیٹیکل گیم ہے، جو کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ باقی جو دنیا کے اندر مسائل اس ٹائم پہ چل رہے ہیں ان سے نظروں کو ہٹایا جائے. اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پیلسٹائن کا ایشو ہے. وہ ہمارے وہاں پہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں انجر ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اتنے بڑے ایشو کو ریزالو کیا جائے ایک نیا محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں جاپان کی حکومت اور ساؤتھ کوریا کی حکومت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور بلا وجہ کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، تو اس میں آپ نے ابھی جو ذکر کیا وہ تاریخی طور پہ بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو چاہے وہ جاپان ہے چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ خطے میں ایک طرح کی یو ایس کی پراکسیز ہی ہمیں نظر آتی ہیں. آپ سر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو چین کی پالیسی ہے ایشیا پیسیفک کی یا انڈو پیسیفک کی یا اس ریجن کی، وہ ہمیں بالکل بڑی مختلف نظر آتی ہے. اور جو ساؤتھ چائنا سی والا جو معاملہ ہے اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ برسوں سے چین جو ہے وہ آسیان ممالک کے ساتھ مل کے اس کو بائیلیٹرلی ہی مشاورت کے ساتھ اور مذاکرات کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک بڑا سموتھلی اس کو لے کے چل رہا ہے. تو کوئی ایسا ہمیں ایشو نظر نہیں آتا. اور اس نے چین نے ہی اس خطے میں جو جامع شراکت داری کا جو ایک اقتصادی معاہدہ جو کر رکھا ہے وہ بھی دنیا کے لیے ایک بڑی مثال ہے. تو یہ تو دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق نہیں آپ کو نظر آتا دونوں کی پالیسیز میں، دونوں جو اتنی بڑی معیشتیں ہیں؟ بالکل ایبسلوٹلی زمین آسمان کا فرق ہے. جس طرح ایک دن اور رات کا فرق ہے، اگر میں ویسٹرن پالیسیز کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی، لیکن چینی پالیسی از ایبسلوٹلی کلیئر. دیکھیں چین کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افریقہ ہو یا پیسیفک ریجن ہو یا ایشیا ہو، چین کی پالیسیز، چین کی فورن پالیسی کے بیسیکلی اگر خد و خالوں کو دیکھا جائے تو اس کے اندر 5 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1، چین کی سوورینٹی از نمبر 1 فار دیم، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہ آپ ہمیں چھیڑیں نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے. اور چین کی ایک نو وار پالیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہے، ڈسکشن سے ہے، بات چیت سے ہے، جنگ سے نہیں ہے. یہ ان کی فورن پالیسی کے اندر ایک خاص بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں ون ون سچویشن پہ، وہ بلیو کرتے ہیں ریجنلزم پہ، وہ بلیو کرتے ہیں دوستی پہ، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی کے اوپر چلنا چاہیے، اور ملکوں کو آپس میں اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے. اور آخری اور جو تیسری چیز اس پہ ہے وہ چین کی فورن پالیسی کے اندر ایک جو خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی قسم کی
एडवेंचरिज्म, मिलिट्री माइट पे यकीन नहीं रखते, बल्कि वो इकोनॉमी और ट्रेड और इकोनॉमिक माइट पे यकीन रखते हैं। चीन कभी भी अपनी मिलिट्री मसल शो नहीं करता, चीन कभी भी ये नहीं करता कि अड्डे बनाने पे जोर दे, या वो ये कहे कि जी मैंने अपनी बेसिस बनानी है, या मैंने जो BRI कंट्रीज हैं किसी से उन्होंने किसी BRI की बेल्ट एंड रोड की 155 पार्टनर्स हैं, हमने तो पिछले 10 साल में एक दफा भी नहीं सुना कि चीन ने ये कहा हो कि जी हमने इधर कोई अपना फौजी अड्डा बनाना है। अच्छा, और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं आखिरी चीन की फॉरेन पॉलिसी बताने से पहले, कि BRI के अंदर चीन हर किस्म की ट्रेड को वो सपोर्ट करता है, लेकिन चीन जो है वो मिलिट्री ट्रेड या मिलिट्री हार्डवेयर की सेल परचेज को BRI के अंदर नहीं रखता। आप भी माशाल्लाह BRI को बड़ा समझते हैं और आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं, आपके प्रोग्राम में सुनता रहता हूँ, तो कहीं भी आपने पिछले 10 साल में ये नहीं सुना होगा कि कोई मिलिट्री ट्रेड की या मिलिट्री इक्विपमेंट की कोई एग्जीबिशन चीन ने लगाई हो और कहा हो कि जी ये देखें, ये हमने ये मिसाइल बना लिए, ये जहाज बना लिए, ये हमसे खरीदो या ये हमें बेचो। बिकॉज चीन इन चीजों पे यकीन नहीं रखता। चीन यकीन रखता है विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। चीन यकीन रखता है कि हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है, और कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ये ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, ये सारी चीजें दी गई। जहां तक बात आप कर रहे थे अभी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, तो वो भी मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसी मुल्क के ऊपर कोई सिक्योरिटी स्टेट बनाने की या वो नहीं है। वो बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उन नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्यादा डील करते हैं जो कि सबके लिए कॉमन है, जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इस किस्म की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम नॉन स्टेट के करते हैं। तो वो बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स ये कहता है कि वो सबकी कॉमन एनिमीज हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस पे एक आपकी इजाज़त से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। बात हम कर रहे हैं कि एशिया पैसिफिक में जो चीन के इक़दामात हमें नज़र आते हैं वो अमरीकी पॉलिसीज़ और इस ख़ित्ते के मुतालिक अमरीकी सोच और अप्रोच से कहीं ज़्यादा वो पुरअमन हैं, और इनके कुछ तारीख़ी हवालों से भी बात हो रही है, और फिर जो रीजन में अब तक की जो सूरत हाल रही है और उसमें क्या क्या किरदार रहा है अमरीका का और उसके जो हलीफ हैं या हवारी हैं, और चीन वहाँ पे हमें किस तरह से अपना किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 欢迎收听 FM 98中巴友谊台。तरक्की से जुड़ी है खुशहाली और नस्लों की खुशहाली की ज़ामिन चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी।
जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है हम कदम। मुझे कहते हैं नासिर महमूद ख़ान और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब, और बात हम कर रहे हैं चीन की एशिया पैसिफिक रीजन में जो अमन और खुशहाली के लिए इक़दामात हैं वो, और उसके बरक्स जो मग़रिब जिस तरह से वहाँ पे हमें अपनी कारगुजारी करता हुआ नज़र आता है, वो किसी तौर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो अमन और खुशहाली की कारगुजारी है, जिसका वाज़ेह और लेटेस्ट सबूत अभी सैफरी की जो मुज़ाकरात कह लीजिए, डायलॉग कह लीजिए, ट्राईलैटरल इंडो पैसिफिक डायलॉग जो हुए हैं अमेरिका और जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान। वैसे दिलचस्प बात ये है कि अभी जब हम बात कर रहे थे अमन की, तो हमने जैसे अभी खालिद साहब ने भी बताया कि किस तरह से जनूबी कोरिया हो या जापान हो, वहाँ पे उसकी फ़ौज अपनी अस्करी प्रेजेंस है, फ़ौजी अड्डे रहे हैं, और ओकिनावा का तो सभी को पता है कि वहाँ पे क्या कुछ होता रहा है, और किस तरह जापान के अवाम भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं अमरीकी फ़ौजी अड्डे के मुतालिक। और फिर इनका जो 7th फ्लीट है वो भी हमने देखा कि किस तरह से अब जो गुज़श्ता साल, खालिद साहब मैं अभी इन डायलॉग्स के बारे में जब पढ़ रहा था तो गुज़श्ता साल उस 7th फ्लीट के ऊपर ही, अमरीकी 7th फ्लीट पे ही ये डायलॉग्स हुए थे। तो ये बड़ी एक मज़ा का खेज़ बात है कि आप अपने वो मिलिट्री माइट को दिखाते हुए बात आप अमन की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चीन को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी एक वाज़ेह हमें तज़ादात इसमें नज़र आते हैं। तो चीन तो बात करता है रब्त की, चाहे वो BRI का प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। आप ज़रा इस पे क्या आपका टेक है सर? जी, जहाँ तक चीन की बात है, चीन में देखें ये वाले कंट्रीज चीन के साथ BRI में बहुत सारी शराकत जारी कर रहे हैं। जापान और चीन की आपस में ट्रेड वॉल्यूम अगर देखें वो बहुत ज़्यादा है। साउथ कोरिया जो है वो चीन का बहुत बड़ा पार्टनर है। आपको पता है कि चीन के अंदर और ताइवान के अंदर क्योंकि चिप मेकिंग इंडस्ट्री जो है, जो माइक्रो चिप बनती है, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका चाहती है, और उसके बाद उसका जो बड़ा यूजर है वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने नो डाउट के पिछले 50 साल के अंदर दुनिया के अंदर जो साउथ कोरिया की तरक्की है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो बहुत ज्यादा रही है। और जापान की भी अगर हम देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में अमेरिका ने जापान की जो हालत की थी, उसके बाद से लेके अगर हम देखें पिछले 75 साल के अंदर जापान जो दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर बना है, उसमें भी चीन का बड़ा अमल दखल है। वजह यह कि रॉ मटेरियल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं या जो चिप्स हैं जो कंप्यूटर से लेके हर मोबाइल फोन तक में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी उसकी प्रोडक्शन चीन के अंदर होती है और ताइवान के अंदर होती है, और यहीं से सप्लाई होता है। तो चीन के ये बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर हैं। वो और बात है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन इलाकों के ऊपर कायम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चीन और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, और जापान ने जिस टाइम पे इन इलाकों पे हमला किया था, तो चीनी अफवाज और अमेरिकन अफवाज जो हैं वो उस वक़्त के जो जापानी एम्परर की अफवाज थी उनके साथ ये इकट्ठे मिलकर लड़ते भी रहे हैं। तो अगर आप लेकिन उसके बाद 1945 के बाद जब ये हिरोशिमा नागासाकी का वाकया हुआ और जिस वक़्त अमेरिका ने बिल्कुल जापान को अपने ज़ेर साया करने की कोशिश की, तो उसके बाद से हमने देखा, खास तौर पे 80 की दहाई के बाद हमने देखा कि जब अमेरिका को ये एहसास होना शुरू हुआ कि चीन एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे उभर रहा है, तो उन्होंने चीन को इनसर्कल करने की कोशिश की। आप देखें 1978 में अफगान वॉर शुरू हो गई, जब सोवियत ने अफगानिस्तान पे अटैक किया और इधर से अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी अफगानिस्तान के अंदर। फिर वियतनाम का अगर आप देखें 60s में अमेरिका वियतनाम के अंदर आने की अमेरिका ने कोशिश की। इसी तरह साउथ कोरिया के अंदर अड्डे कायम किए गए, जापान के अंदर अड्डे कायम किए गए। तो ये तकरीबन 60-70 की दिहाई से ही अमेरिका ने इस इलाके में अपनी जारादारी कायम करने के लिए और चीन को इनसर्कल करने के लिए
काम शुरू कर दिया था। मैं ये समझता हूँ कि 70 और 80 की दिहाइयों में ही अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि आने वाले टाइम के अंदर चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पे सामने आएगा। वो इसलिए दुनिया को इस बात का अंदाजा हो गया था कि एक तो चीनी कौम जो है वो बहुत मेहनती कौम है, और दूसरी बात ये कि चीन की आबादी जो थी वो अभी पिछले साल तक दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चीन था, लेकिन अब भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया और इस टाइम पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड वो भारत बन गया हुआ है। तो इन सारे चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये जो वेस्ट की कुछ ममालिक की अमेरिका की सरबराही में जो चीन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश है, ये कोशिश नई नहीं है। ये तकरीबन हर अमेरिकी सदर के दौर में, हर दौर में ये कोशिश किसी न किसी सूरत में सामने आती रही है। और अब मैं ये समझता हूँ कि आने वाला ये वाला साल और अगला साल बहुत ज्यादा क्रूशल इसलिए है कि ताइवान के अंदर एक बहुत इमैच्योर गवर्नमेंट आ गई हुई है, और ताइवान के अंदर वो इमैच्योर गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की मतलब मुझे डर इस बात का है कि वो किसी किस्म की फजूल एडवेंचरिज्म की कोशिश करके तो खत्ते के अमन को तबाह करने की वो कोशिश ना करें। हमें बस ये दुआ भी करनी चाहिए और हमसाया ममालिक को चाहिए कि जो लोग जिनके ताइवान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं कि उनकी हुकूमत को ये समझाएं कि बिला वजह किसी भी दूसरी सुपर पावर या किसी भी पावर के कहने पे आप अपने मुल्क का अमन, अपने मुल्क के अपने लोगों के फ्यूचर को खराब ना करें। नहीं, लेकिन सर देखें, ये जो इससे पहले की जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है वहाँ पे मकामी हुकूमत जो रही है वो मैडम साई के ज़ेर क़यादत, उनका भी तो टिल्ट हमें नज़र आता रहा है कि किस तरह से वो अपने तौर पे ही सौदेबाजी कर रहे थे अमेरिका से असलहे की और वो सारी चीज़ों की। लेकिन जो चीन का एक स्टांस है वन चाइना पॉलिसी, उसने उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया है। तो अब अगर जैसे अभी आपने फरमाया कि अगर ताइवान की कोई इमेच्योर हुकूमत है, वहाँ पे मकामी हुकूमत है, तो आप नहीं समझते कि चीन अभी जिस तरह से वो इस पूरी दुनिया में अब बड़ा मुतहर्रिक उसकी सिफारतकारी हमें नज़र आ रही है, तो वो इसको मैनेज कर पाएगा सर? जी, चीन तो मैनेज कर रहा है। मैं तो चीन के हवाले से तो आई एम फुली सेटिस्फाइड कि चीन किसी सूरत में किसी किस्म की चीन के ताइवान तो क्या किसी तरफ भी दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खत्ते के लिए जंगी अज़ाइम नहीं है। लेकिन अगर ताइवान की जो हुकूमत बनी है, अगर वो कोई एडवेंचरिज्म करके हालात खराब करने की कोशिश करे तो उसका हम क्या करेंगे? उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो आप अगर देखिए कि इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखें, इस टाइम पे अगर आप यूक्रेन के अंदर देखें, यहाँ भी जो उस वक्त के हुक्मरान थे बेसिकली उन लोगों को किसी न किसी तरफ से पहले शह दी गई और शह देने के बाद उनको फिर वो किया। आप मोहम्मद कदाफी का हाल देख लें, आप लीबिया का हाल देखें, आप सीरिया का हाल देखें, आप इराक का हाल देखें। ये सारे वो मुल्क हैं जो किसी जमाने में अमेरिका के बहुत बड़े इत्तेहादी और पार्टनर्स हुआ करते थे, और फिर बाद में इन्हीं मुल्कों में अरब स्प्रिंग भी लाई गई, इन्हीं मुल्कों में हुक्मरानों को जलील किया गया, हुक्मरानों को निकाला गया और एक ऐसी डिस्टेबिलिटी कायम की गई। वो अभी इराक के ऊपर हमला हुआ मेरे ख्याल में 2000 में, ईयर 2001 में जो ये हमला हुआ, तो वो दिन है और आज का दिन है, इराक स्टेबल नहीं हो सका। यही हाल लिबिया का हुआ, यही हाल मिस्र का हुआ, यही हाल जो है वो सीरिया के अंदर चल रहा है। तो इस किस्म का अभी 20 साल नेटो अफवाज जो हैं वो अफगानिस्तान में रह के गई हैं। जब एक बड़ा जोक बना हुआ है, जब हम ये स्कॉलर्स के साथ बैठते हैं तो वो वहाँ पे एक बड़ा मजे का जोक ये करते हैं कि जी जब मगरबी अफवाज अफगानिस्तान में आई थी तो वहाँ पे 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक जिसको सो कॉल्ड टेररिस्ट, एक को वो अलकायदा थी और दूसरी तालिबान। इन दोनों को वो कहते थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और 20 साल के बाद जब नेटो अफवाज और अमेरिकन अफवाज ने अफगानिस्तान छोड़ा तो वहाँ पे 22 ऑर्गेनाइजेशंस को वो छोड़ के गए। तो आप मुझे बताएं कि ये 2 से 22 पाकिस्तान ने
یا چین نے تو نہیں وہاں پہ بنائی نا, ہم تو نہیں تھے وہاں پہ اور نہ ہی چین تھا ادھر. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی نظروں کے سامنے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 2 سے 22 ہو گئی. تو وہ آرگنائزیشنز کہاں سے آئیں, کیسے آئیں, یہ لوگ کیسے آئے, ISIS ادھر کیسے آئی, ETIM نے ادھر کیسے اپنی آپ کو اسٹیبلش کیا, IMU ایک اور آرگنائزیشن ہے, انہوں نے اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کیا. تو ان ساری چیزوں کے جواب تو دنیا مانگتی ہے اور ویسٹرن کنٹریز کو چاہیے کہ اس چیز کا جواب ہمیں دیں, کیونکہ پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا تو اب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ویسے میرے ذہن میں وہ سوال بھی آ رہا تھا کہ جو ابھی چونکہ ویسے بھی الیکشن ایئر چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیا پوزیشن ہے وہاں پہ ڈیموکریٹس کی یا بائیڈن کی, تو اس پہ ہم جائیں گے تھوڑا سا, آخر میں چاہوں گا اس پہ بھی بات کر لیں. میں چاہوں گا کہ ابھی تھوڑا سا ہم ایشیا پیسیفک اسپیسیفکلی ذرا بات کر لیں چین کے جو یہاں پہ جو دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جتنا اس نے ٹریڈ اور خاص طور پہ فری ٹریڈ جو ہے وہ ایگریمنٹس کیے ہیں, اور جس سے کہ ایک وہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے, چاہے وہ انڈونیشیا جیسا بڑا ملک ہے, چاہے وہ ملائیشیا جیسی وائبرنٹ اکانومی ہے, سب کو اس نے ساتھ لے کے وہ چلا ہے, اور یہاں پہ جو ٹریڈ کا ایک ماحول بنایا ہے وہ بڑا ہی موافق ہے. میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال سکیں تو. جی, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایشیا پیسیفک کنٹریز ہوں یا آسیان کنٹریز ہوں, چین کے ان سب کے ساتھ بڑے مثالی تعلقات ہیں, اور ان میں سے تقریباً سب ہی ملک 155 ممالک کا, جس کو میں اکثر کہتا ہوں جس طرح پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے, تو جو BRI کا گلدستے کے اندر شامل ہیں. اور یہاں پہ بہت چین نے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ہے, جو ریل کوریڈورز بنائے گئے ہیں, روڈ کوریڈورز بنائے گئے ہیں, ان کے پورٹس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. آپ ملیشیا چلے جائیں, کوالالمپور میں اگر آپ جائیں, آپ انڈونیشیا کے اندر اگر آپ چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ نظر آئے گی, آپ کو بہت زیادہ آپ کو وہاں پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو چین کے ان سب سے ممالک, ان سب کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ چین کے کبھی تعلقات خراب رہے ہوں, بلکہ چین ان سب ممالک کی مدد کرتا رہا ہے. میں تو صرف بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ممالک میں سے کچھ ممالک کو جو ایڈونچرزم کے لیے پیچھے سے ویسٹرن میڈیا, سوشل میڈیا اور جو شے دی جا رہی ہے, وہ کسی نہ کسی کل کو کسی پیشما بن سکتی ہے. جس طرح کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے کہا کہ میں تو اس کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے زیادہ آگے کچھ اس لیے نہیں سمجھتا کہ جن 2 ملکوں کو ساتھ ملا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ چین کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, چین کا ان سے بڑا تعلق ہے, لیکن اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ماحول کو خراب کرتے ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ اس قسم کی دیں گے تو وہاں پہ ان کو جو امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس میں مدد ملے گی. امریکن پولیٹکس کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ امریکہ کی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے وہ بھی فورن پالیسی پہ گورن کرتی ہے. مطلب جو وہاں پہ کیونکہ تھوڑا کیپٹن انکم بہتر ہے, وہاں پہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر روٹی دال اور گوشت کے بھاؤ ڈسکس نہیں کیے جاتے, تو ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, خاص طور پہ پریزیڈنشل الیکشنز کے لیے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, اس میں امریکہ کی فورن پالیسی اور امریکہ کا جو فورن اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا جاتا ہے, اور ایک صدر کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہی ابھی جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جیسے ہمارے پڑوس میں جو ہمارا مشرقی پڑوسی ملک ہے وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ان دنوں جو حکمران جماعت ہے وہ ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو کیش کرنے کی یا اس کو کرتے, تو یو ایس میں بھی جو ہے نا وہ چائنا کا ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا. جی آپ نے بالکل بڑی ٹھیک آپ نے مثال دی کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی, بھارت میں بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اینٹی پاکستان تھیم کو بڑا بڑھاوا
करके पेश किया जाता है, और इसलिए बढ़ावा करके पेश किया जाता है कि वो उधर वहाँ पे एक खास तबके के अंदर वो थीम बिकता है। इसी तरह जो ये एंटी चाइना थीम है या एडवेंचरिज्म का जो थीम है, मैं इसको एंटी चाइना थीम से ज्यादा कहूंगा, एडवेंचरिज्म का जो थीम है वो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर वो बहुत ज्यादा बिकता है। आप पिछले 30 साल की अमेरिकन पॉलिटिक्स को उठा के देख लें, हर सदर जो भी रहा है ट्रम्प के अलावा, उसने किसी न किसी मुल्क के अंदर कोई जंग शुरू करवाई है या कोई ना कोई उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे वो डोमेस्टिक एडवेंचरिज्म अपनी शो कर सकें। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जिस वक्त हुकूमत में आए थे तो उन्होंने भी मैक्सिको के साथ वॉल बनाने की बात की, और उन्होंने साउथ अमेरिकन रीजन के ऊपर बात की, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए एक खास किस्म की अपनी एडवेंचरिज्म को जारी रखा। अभी जो बाइडेन साहब जब आए तो ये यूक्रेन का महाज खुला, उसके अलावा हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के हालात और ख़राब हुए, तो ये फिर अफगानिस्तान से जो एब्रप्ट किस्म का इनखला हुआ, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बड़ा असर करती हैं, और अमेरिका के अंदर इन चीज़ों को बड़ा गौर से अमेरिकन पब्लिक देखती है और सुनती है। और अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट अमेरिका के अंदर हुकूमत है वो उनके पास कोई एडवेंचरिज्म में कोई सॉलिड चीज़ दिखाने के लिए है नहीं, और बल्कि उनके पास तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि जिस तरह 15 अगस्त 2021 को रातों रात अफगानिस्तान से उनको निकलना पड़ा, तो वो कोई इलेक्शन के अंदर अच्छा नहीं समझा जा रहा। तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो ये स्टेटमेंट एक आई है, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जैसे जैसे ये इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ेगी अमेरिका में, इस किस्म की एंटी चाइना एडवेंचरिज्म की स्टेटमेंट्स ज्यादा आएंगी। तो इसमें हमें परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमें पता है कि चाइनीज हुकूमत, चाइनीज सदर और चाइना के लोग वो समझदार हैं, वो किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का या किसी किस्म की जो जिसको आप कहते हैं पंप होने पे वो नहीं आएंगे, और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज्ज़िये का खालिद तैमूर साहब। थैंक यू जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। बात हमने की कि चीन की एशिया पैसिफिक पॉलिसी या एशिया पैसिफिक में उसके जो इक़दामात हैं वो किस तरह से पुरअमन है, और अगर इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो उससे भी पता चलता है कि वेस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं या उनका जो किरदार हमें इस खत्े में नज़र आता है, चाहे वो एशिया पैसिफिक की बात करें, हम इंडो पैसिफिक का जिक्र करें, तो हमें वाज़ेह तौर पे फ़र्क जो है वो नज़र आता है कि चीन जो है वो अमन, खुशहाली और सलामती की बात करता है, उसके लिए इक़दामात करते हुए हमें नज़र आता है। तो दूसरी तरफ वही है कि एक खौफ की फ़िज़ा बना के और सिर्फ़ अपने मकासद के हुसूल के लिए वहाँ पर लोगों को अपना दस्ते निगर रखते हुए ममालिक को वो अपना किरदार अदा करने पे अभी तक मुसर है वेस्ट, ख़ास तौर पे अमेरिका। चीन जो है वो बारहा ये कह चुका है, और जो ताज़ा तरीन बयान भी चीन की तरफ से आया कि ख़ास तौर पे ये जो सैफ अफ्रीकी डायलॉग्स हुए हैं, ट्राइलैटरल इंडो पैसिफिक डायलॉग्स जो थे अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान, उसमें जो चीन और ख़ास तौर पे आबनाए ताइवान से मुतालिक जो उन्होंने बात की है, जिस तरह से वहाँ पे अलहदगी पसंदों को बढ़ावा देने का उसमें तज़किरा हमें नज़र आता है, तो चीन ने इस पे अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए ये बात कही है कि दुनिया भर का ये इत्तेफाक है, और तकरीबन 183 ममालिक जिनके चीन के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, तो उन ताल्लुकात की बुनियाद ही यही है वन चाइना पॉलिसी, यानी एक चीन का जो उसूल है वो बैनुल अक़वामी बरादरी का इत्तेफाक राय है उसके ऊपर। तो अगर उस पर कोई बात करता है या उसकी कोई मुखालिफत करता है तो उसकी किसी सूरत भी कोई गुंजाइश नहीं है। और ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से चीन की वजारत ख़ारजा का ये बयान भी सामने आ चुका है कि अमेरिका में जो चीन मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो ताइवान कार्ड खेलते हुए इस ख़तरे को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं या इसको और ज़्यादा ख़तरे में डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ताइवान के अवाम के मफादात जो हैं उसको नुकसान पहुंचता है, और हक़ाइक़ की साबित करते हैं
اور کرتے رہیں گے کہ چین کبھی بھی تائیوان سے متعلق علیحدگی پسند کارروائیوں کی اجازت نہ دے گا اور نہ ہی چین کسی بھی غیر ملکی مداخلت پر ذرا سا بھی سمجھوتا یا رعایت دے گا۔ تو یہ بڑا واضح پیغام ہے۔ دوسری طرف سفارتی معاملات جو ہیں سفارتی سطح پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ چین ہمیں اقدامات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ ٹیک کیئر، خدا پامان۔